पेमेंट डाल रहे हो वहाँ पे WBM रोड आपको बनाना ही बनाना है। तो सबसे पहला स्टेप है WBM रोड, सबसे इनिशियल स्टेज। तो उसके बाद में जब भी फ़ंड रिलीज़ होते हैं आगे से, और जब कंपनीज़ को फंड्स मिलने लगते हैं, तो उसके बाद स्टेप बाय स्टेप बिटुमिनस मटेरियल्स जो रहते हैं वो डाले जाते हैं, और सीमेंट अगर सीसी पेमेंट रहा तो जो कंक्रीट स्लैब वगैरह डाला जाता है, रेनफोर्समेंट डाला जाता है, और जो रिमेनिंग लेयर्स होते हैं वो उसके बाद इसके ऊपर डाले जाते हैं। तो सबसे पहले WBM रोड डाल दिया जाता है, और उसके बाद रिमेनिंग लेयर्स डिपेंडिंग अपॉन द फंड रिलीज क्रिएट किए जाते हैं। तो उस बीच में ट्रैफिक तो चलता ही रहता है, क्योंकि फ़ंड इमिडिएटली रिलीज़ हो ऐसा ज़रूरी नहीं हर एक बड़े प्रोजेक्ट में। तो इसीलिए WBM रोड एक प्रॉपर अच्छा सा सरफेस आपको दे देता है उतने टाइम के लिए। तो इसीलिए WBM रोड का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए उसको मदर ऑफ़ ऑल रोड कंस्ट्रक्शन वर्क भी कहा जाता है। सो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है मटेरियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा सा इसमें हम बहुत ज़्यादा डिटेल जाएंगे, तो बने रहिएगा। सो मेनली दोस्तों इसमें 3 टाइप के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है कोर्स एग्रीगेट, सेकंड है फिलर मटेरियल जो आप कंक्रीट टेक्नोलॉजी में जो आप फाइन एग्रीगेट बोलते हो, जस्ट लाइक दैट फिलर मटेरियल्स रहते हैं, और नेक्स्ट है आपका बाइंडिंग मटेरियल। ये दोनों मटेरियल को बाइंड करने के लिए हमें कुछ चाहिए ताकि अच्छे से एक प्रॉपर लेयर हमें मिल सके। तो उसके लिए जो मटेरियल होता है वो उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग मटेरियल। तो ये मेन 3 मटेरियल्स है जिसको हम WBM रोड कंस्ट्रक्शन में यूज़ करते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको 1 बाय 1 करके डिटेल में देखेंगे। तो कोर्स एग्रीगेट दोस्तों क्या होता है कि जो आपका क्रश एग्रीगेट रहता है और उसके साथ कुछ ब्रोकन स्टोन्स रहते हैं, उसका मिक्सचर रहता है आपका कोर्स एग्रीगेट। जनरली ये 90 mm से लेके 40 mm तक आपका कोर्स एग्रीगेट रहता है। 40-20 मान लीजिए, वहाँ तक आपका रहता है कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। तो ये उसकी साइज़ होती है और उसकी ग्रेडिंग रहता है डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट लेयर और डिपेंडिंग अपॉन द रोड सरफेस। तो ड्यूरेबल होना चाहिए ऑब्वियसली, और काफ़ी हार्ड होना चाहिए, मतलब कि जो आपके कंकर से रहते हैं जो आसानी से टूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं थोड़ा सा लोड कैरी करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर हार्ड एंड ड्यूरेबल मटेरियल होना चाहिए कोर्स एग्रीगेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड है इसमें कोई किसी भी टाइप के फ्लेकी या इलोंगेटेड मटेरियल नहीं होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको ये पता नहीं है फ्लेकी एग्रीगेट क्या होता है, इलोंगेटेड एग्रीगेट क्या होता है, तो मेरा इसके ऊपर वीडियो है कि डिफरेंट टाइप के जो एग्रीगेट्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीगेट, वो आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूँगा और आई बटन पे भी आपको ऊपर मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो कि ये चीज़ें, ये जो टाइप के एग्रीगेट है वो क्या होता है। तो वो टाइप के एग्रीगेट नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे एग्रीगेट्स रहते हैं आपके रोड कंस्ट्रक्शन में तो फिर ऑब्वियसली आपकी जो रोड की जो स्ट्रेंथ है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी और उसकी ड्यूरेबिलिटी, स्टेबिलिटी पर भी अफेक्ट कर जाएगा। तो ये भी आपको क्वालिटी चेकिंग के टाइम पे ध्यान में रखना है। थर्ड है जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पे आपको ध्यान में रखना है, वो है ग्रेडिंग, कि हर एक लेयर जो रहता है उसकी एक प्रॉपर ग्रेडिंग होती है, और वो डिपेंडिंग अपॉन द रोड सरफेस और टाइप ऑफ द रोड ये वेरी करती है। जैसे कि WBM के लिए कुछ और रहता है, वैसा ही कुछ आपका दूसरा लेयर होगा, बेस कोर्स होगा, तो बेस कोर्स के लिए वो ग्रेडिंग अलग रह सकता है। तो ये प्रॉपर ग्रेडिंग होना बहुत ज़रूरी है। हर एक लेयर में हर एक टाइप के एग्रीगेट, हर एक साइज़ के एग्रीगेट वहाँ पे रहने चाहिए, तभी वो अच्छे से इंटरलॉक हो पाएंगे और अच्छे से एक लेयर में कन्वर्ट हो पाएंगे। तो ये कुछ छोटा सा डिस्क्रिप्शन था कोर्स एग्रीगेट के बारे में। अभी देख लेते हैं कि तो उसका ग्रेडिंग कैसा होना चाहिए, स्पेशली WBM रोड कंस्ट्रक्शन में अगर हम बात करें तो। सो यहाँ पे आप पहला टेबल देख सकते हो दोस्तों कि इसमें 3 ग्रेडिंग में डिवाइड किया है डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स एग्रीगेट साइज़। सो जनरली 90 से 40 mm का जो साइज़ है उसको एक रेंज में डाला है। सेकंड है 63 से 40 का अगर आप ग्रेडिंग है तो उसको ये एक दूसरी कैटेगरी में डाला है, और 50 से 20 साइज़ की जो रेंज है उसको एक तीसरे ग्रेडिंग में डाला गया है।
आपकी डिज़ाइन पे डिपेंड करेगा, जो आपको हाईवे इंजीनियर डिज़ाइन करेगा उसके हिसाब से आपको मिल जाएगा कि आपकी जो रेंज है ग्रेडिंग है कौन सी रहेगी 1 2 3 में से। बेस्ड अपन आपको CV एनालिसिस जो टेस्ट करते हैं उसके रिजल्ट्स चेक करने हैं कि इससे सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो IRC का ये गाइडलाइन है जो मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ कि अगर 90 से 40 ग्रेड का आपके कोर्स एग्रीगेट्स रहे तो वहाँ पे आपको 100 mm सी साइज से 100% पास होना चाहिए सारे एग्रीगेट। सेकंड, जो 80 का सी होगा उसमें से पासिंग परसेंटेज होना चाहिए 65 से 85 के बीच में। नेक्स्ट 63 का अगर सी साइज़ होगा तो उसमें जो आपका पासिंग परसेंटेज होना चाहिए वो 25 to 60% एटलीस्ट पास होना चाहिए। नेक्स्ट 40 साइज़ का जो सी होगा उसमें से 0 से 15% तक के एग्रीगेट पास होने चाहिए, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट 20 mm का जो ग्रेड होगा वहाँ पे आपके 0 से लेके 5% तक जो पासिंग रेट है वो होना चाहिए। तो ये था ग्रेडिंग नंबर 1 के लिए। उसी तरीके से आप दूसरे ग्रेड के लिए भी यहाँ पे देख सकते हो और उसी हिसाब से ये सारा ग्रेडिंग रहता है। तो CV एनालिसिस टेस्ट जब करते हैं तो उसके जो रिजल्ट हमें मिलता है उसको आपको ये टेबल से मैच करना है और देखना है कि ये जो IRC की गाइडलाइंस है WBM रोड कंस्ट्रक्शन के लिए उसके साथ मैच होता है या नहीं। तो ये आपको उस टाइम पे चेक करना है और उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी ग्रेडिंग सही है या नहीं, आपको ग्रेडिंग चेंज करनी पड़ेगी या फिर ये ग्रेडिंग ओके है। तो उसके बेस पे आप डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट है, अगर अभी आपके जो टेस्ट रिजल्ट्स हैं फिज़िकल टेस्ट जो किए जाते हैं कोर्स एग्रीगेट के ऊपर उसके कुछ टेस्ट रिजल्ट्स हमें मिलते हैं और टेस्ट रिजल्ट्स हर एक लेयर के लिए डिफरेंट रहता है। तो जो एक्सेप्टेबल लिमिट्स है वो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूँ। जैसे कि अगर आपका सब बेस लेयर है तो सब बेस में लॉस एंजलिस एब्रेजन टेस्ट है, जो एब्रेजन टेस्ट आप करते हो उसकी वैल्यू 60% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आपका बेस लेयर है, बेस कोर्स का लेयर है, तो वहाँ पे 50% से ज़्यादा आपके वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और अगर आपका सरफेस कोर्स है तो वहाँ पे वो लिमिट हो जाती है 40% की। तो ये लिमिट के अंदर आपकी वैल्यू आनी चाहिए ये लॉस एंजलिस एब्रेशन टेस्ट का। तो ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि अगर आप जब भी मटेरियल आपकी साइड पे आएगा साथ में इसके रिजल्ट्स भी आपके पास होंगे सारे टेस्ट के, तो उस टाइम पे ये जान लेना है, देख लेना है। या फिर अगर आप साइड पे टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करें तो उस टाइम पे आपको देखना है कि आपको जो टेस्ट किया हुआ मटेरियल है उसकी जो रिपोर्ट है वो इसके साथ मिलानी है और देखना है कि वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। सिमिलरली एग्रीगेट की जो इम्पैक्ट वैल्यू रहती है, इम्पैक्ट टेस्ट रहती है, उसके रिजल्ट्स यहाँ पे शो किए हैं। सब बेस के लिए 50, बेस के लिए 40 एंड सरफेस कोर्स के लिए वो 30%। और फ्लैकीनेस इंडेक्स सब बेस के लिए कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी फ्लैकी पार्टिकल्स आपको वहाँ यूज़ नहीं करने हैं, 0 होने चाहिए। बेस में आप 50% तक फिर भी अलो कर सकते हो, सरफेस कोर्स के लिए भी 50% तक फिर भी आप अलो कर सकते हो। तो ये टेस्ट रिजल्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं और बेस्ड अपॉन दिस आप क्वालिटी डिराइव कर सकते हो आपके कोर्स एग्रीगेट की, कि आपका जो कोर्स एग्रीगेट का मटेरियल आप यूज़ कर रहे हो, आपको मिला है पर्टिकुलर रोड के लिए, वो किस क्वालिटी का है। तो इसके ऊपर से आप डिराइव कर सकते हो क्वालिटी का है, तो इसके ऊपर से आप डिराइव कर सकते हो। सेकंड जो मटेरियल है वो है आपका फिलर मटेरियल, जिसको स्क्रीनिंग भी बोला जाता है। तो स्क्रीनिंग कुछ नहीं है, वो भी एक टाइप का एग्रीगेट ही है, बट उसकी जो साइज़ रहेगी वो कोर्स एग्रीगेट के कंपेयर में कम रहेगी, मतलब कम साइज़ के एग्रीगेट इसमें यूज़ किए जाएंगे। तो जो आपके कोर्स एग्रीगेट के बीच में एक्सेसिव वॉइड्स रहते हैं उसको फिलअप करने के लिए ये फिलर मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो इसके जो ग्रेडिंग रहती है वो मैंने यहाँ पे शो की है ये टेबल में। इसमें 2 टाइप की ग्रेडिंग है, जैसे कि अगर 12.5 mm साइज़ के आपके जो एग्रीगेट है तो उसको सी साइज़ में क्या क्या उसके रिजल्ट्स होने चाहिए। जैसे कि 12.5 साइज़ का अगर आपका एग्रीगेट है तो 12.5 mm सी साइज से 100% पास होना चाहिए। सेम एग्रीगेट अगर 10 mm सी से आप ग्रेडिंग कर रहे हो तो 90 से 100% तक वो
पास होना चाहिए। 4.75 mm सीव साइज में 10 to 30% तक पास होना चाहिए। 0.15 mm सीव में 0 to 8% तक वो पास होना चाहिए। सिमिलरली आप 10 mm सीव साइज 10 mm साइज़ के फिलर मटेरियल के रिजल्ट्स भी यहाँ से कंपेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको ग्रेडिंग रखना है कि जो आपकी लिमिट्स है वो इसके बीच में आए। तो जब आप एग्रीगेट का सीव एनालिसिस करते हो उस टाइम पे आपको ये टेबल काफ़ी यूज़फुल आएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जैसे कि हमने दोनों ही मटेरियल का ग्रेडिंग देखा, दोनों ही मटेरियल में ग्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसलिए ये जो तीनों टेबल हमें देखे वो तीनों टेबल आपको मालूम होना चाहिए WBM रूल कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। तो इसको बहुत अच्छे से बाय हार्ट कर लो या कहीं पे नोट कर लो, दैट विल बी इम्पोर्टेंट फॉर यू। नेक्स्ट है बाइंडिंग मटेरियल। बाइंडिंग मटेरियल इज़ नथिंग बट द सॉइल। वो एक टाइप की सॉइल ही रहती है जो उसको हम यूज़ करते हैं कोर्स एग्रीगेट और आपके जो स्क्रीनिंग मटेरियल है उसको बाइंड करने के लिए। ठीक है, तो जो भी आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो WBM रोड कंस्ट्रक्शन में एज अ बाइंडिंग मटेरियल के तौर पे, उसको सबसे पहले तो आपको इंजीनियर से है, जो हाईवे इंजीनियर रहेगा उससे अच्छे से अप्रूव करवाना है, क्योंकि वो अपने हिसाब से कुछ चेक्स करेगा और उसके बाद वो आपको अप्रूवल देगा कि मटेरियल सही है या नहीं। साथ में आपको उसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि उसका जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो 6 से कम होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल रहेगा तो जो आपकी बाइंडिंग की जो पर्पज़ है वो वहाँ पे सर्व नहीं कर पाएगा। तो इसलिए वहाँ पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स 6 के कम होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। सो दोस्तों, जनरली क्या होता है कि अगर आप स्क्रीनिंग में अगर आप मुरूम या फिर ग्रेवल का यूज़ करते हो तो जनरली उस केस में आपको बाइंडिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों? बिकॉज ग्रेवल और मुरूम ऐसा मटेरियल है जिसमें क्रशिंग प्रॉपर्टी अच्छी है, जिसकी तो क्रशेबल है। ठीक है, क्रशेबल है, इसी वजह से अगर आप वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल यूज़ नहीं करते तो भी अच्छे से बाइंड हो जाएगा। जब आपका रोलर उस पर चलेगा तो वो क्रश हो जाएंगे उसमें से कुछ, तो वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा अपने आप ही। तो जनरली उस केस में बाइंडिंग मटेरियल कुछ जगह पे यूज़ नहीं करते हैं, बट कुछ जगह पे यूज़ करते भी है। तो वहाँ पे वो चीज़ आप ध्यान में रख सकते हो कि आपका मटेरियल कौन सा यूज़ हो रहा है एज अ स्क्रीनिंग में, वो आपको वहाँ पे ध्यान रखना है। बट अगर आप कंकर यूज़ कर रहे हो स्क्रीनिंग मटेरियल में तो फिर वहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल की आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वो क्रशेबल उसकी प्रॉपर्टी नहीं है इतनी अच्छी, क्रश नहीं होगा जल्दी से, तो वहाँ पे आपको बाइंडिंग मटेरियल चाहिए। तो ये कुछ पिक्स है आफ्टर कंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन के टाइम पे कि किस तरीके से दिखता है। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका कोर्स एग्रीगेट, इसी के अंदर फिलर मटेरियल भी डाला है, ये आपका बाइंडिंग मटेरियल। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से साइड में ही इस तरीके से छोटे छोटे ऐसे इस तरीके से स्टोर किया जाता है, फिर बाद में प्लेस करके अच्छे से इस पर रोलर चलाया जाता है बाद में वाटर वगैरह डाल के, और ये कुछ इस तरीके से आपका दिखेगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन। सो दोस्तों, ये था कि क्या क्या मटेरियल हम यूज़ करते हैं WBM रोड में, उसके स्पेसिफिकेशंस क्या रहते हैं। तो रिमेनिंग जो टॉपिक्स है इसके रिलेटेड, जैसे कि इसके कंस्ट्रक्शन स्टेज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स एंड मेंटेनेंस, वो हम आने वाले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का इस वीडियो में आखिर तक